पिछले पार्ट में हमने देखा कि वो लोग राजधानी वापस लौट चुके हैं। राजा द्वारा राजकुमार की राज दरबार में बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। चौथे राजकुमार के इशारे पर कुछ मंत्रियों द्वारा वांग गई को इनाम और वांग फई को सजा की बात की जाती है। सोंगन का कहना है कि वांग फई का यहाँ रुक घर संभालने की जगह रणभूमि में जाना कानून के खिलाफ है, इसलिए उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 97। योंगचैंग का काउंट, जो कि महारानी का भाई है, जिसकी बेटी के साथ महारानी राजकुमार की शादी करवाना चाहती थी, वो आगे बढ़ कहता है, बिल्कुल सही, चेंग वांग फई ने सिद्धांतों और कानूनों का उल्लंघन किया है। उन्होंने राष्ट्रीय मसलों को बेहद हल्के में लिया है। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वरना बाकी दूसरे सब अधिकारी और सैनिक भी अपने साथ अपने पत्नी और बच्चों को लेकर जाना चाहेंगे सैनिक मुहिम में। तब हम क्या करेंगे? राजकुमार गुस्से से मन में कहता है, इन घटिया लोगों को मुझ में कोई कमी नहीं मिली तो मुझे निशाना बनाने के लिए जुनकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहता है, वांग फई सेना के साथ किसी निजी स्वार्थ के कारण नहीं गए। वांग फई बहुत ही होशियार हैं। उन्होंने सेना में सैनिक सलाहकार के तौर पर सेवा दी। महारानी का भाई कहता है, वांग गई क्या मजाक कर रहे हैं? दुनिया में बहुत ज्यादा ज्ञानी और तजुर्बेकार लोग मौजूद हैं। फिर भी वांग गई ने सैनिक सलाहकार के तौर पर अपने छोटे से प्यारे से वांग फई को क्यों चुना? और मन में कहता है कि ये सब तो बहाना है, असल कारण तो वांग फई की सुंदरता है और ये उसे कितना बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। महारानी के भाई को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार सरेआम ऐसे उसके मुंह पर थप्पड़ मार देगा। थप्पड़ मार राजकुमार कहता है, अपने शब्दों पर ध्यान दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनकिंग का अपमान करने की? राजकुमार का भाई राजकुमार को शांत करने की कोशिश करता है। राजा गुस्से से कहता है कि सब लोग चुप हो जाओ। राजकुमार और सभी मंत्री संतरी जिन्होंने राज दरबार को मच्छी मार्केट बना रखा था, वो सब लोग राजा से माफी मांगते हैं। किस बात का शोर है इतना? जिंग चैन, जिंग शाओ को पीछे करो और आप सब लोग उठ जाइए। दूसरा राजकुमार मन में कहता है, महाराज ने जिंग शाओ के योंगचैंग के काउंट को थप्पड़ मारने का जिक्र नहीं किया, क्या महाराज उसे बचा रहे हैं? और धीरे से कहता है, जल्दी करो और बेचारा बनने का नाटक शुरू कर दो। राजकुमार अपने भाई की सलाह के अनुसार तुरंत झुक जाता है और राजा से कहता है, महाराज पिता, इन दोनों जागीरदारों से युद्ध जीतने के बदले में मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि महाराज पिता आप मेरी वांग फई को सजा ना दें। राजकुमार के भाई को उस पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। शिविर में मौजूद 20,000 सैनिकों की सुरक्षा के लिए वांग फई काफी जख्मी हो गए थे दक्षिण पूर्व के पहाड़ी धनुर्धर द्वारा। वो अभी तक ठीक नहीं हुए, वो सजा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राजकुमार को ऐसे देख मंत्रियों के मन में विचार आ रहे थे। पिछली बार चेंग वांग इतनी बहादुरी से लड़े थे, पर उन्हें मजबूर किया गया था एक लड़के से शादी करने के लिए। अब उन्होंने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है। यहाँ तक कि अपने वांग फई को बचाने के लिए वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मुझे उनसे बहुत ज्यादा हमदर्दी महसूस हो रही है। दूसरा राजकुमार कहता है, मुझे लगता है कि चेंग वांग फई एक लड़का है, इसलिए घर से दूर जाने पर उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। हमदर्दी वाले मंत्रियों में से एक मंत्री कहता है, माफ कीजिएगा महाराज, पर मुझे पता चला है कि दोनों जागीरों को कुछ ही महीने में सफलतापूर्ण प्राप्त करने में चेंग वांग फई ने बहुत ही अच्छी, काबिल और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शाओजुआन कहता है, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि सेना का बही खाते का घोटाला वांग फई की काबिलियत के कारण ही पकड़ में आया। राजा कहता है, मैंने ही वांग फई को खास तौर पर जाने की अनुमति दी थी। राजा की इस बात के बाद किसी के भी पास किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। सब लोग सम्मान में झुक जाते हैं। चौथा राजकुमार मन में कहता है, अंततः क्या ये पिताजी की चाल है जिंग शाओ को बचाने के लिए? वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और मैंने इसलिए खास तौर पर उसे आदेश दिया था चेंग वांग की सहायता करने के लिए। इस बार केवल 4 महीनों में 2 जागीरों को अपने अधीन किया गया। पहले वांग फई की योग्यता को सम्मान देना चाहिए। मैं उसे मर्क्यूस की उपाधि देता हूँ। रस्म की तारीख रीति रिवाज मंत्रालय द्वारा चुनी जाएगी। मर्क्यूस भी एक शाही उपाधि है, पर वो शाही खून के लोगों से नीचे है। ये ड्यूक से नीचे की उपाधि है। जैसे राजकुमार और उसकी उपपत्नी के बेटे को ड्यूक कहा जाएगा और राजकुमार और उसकी पत्नी के बेटे को प्रिंस यानी कि राजकुमार ही कहा जाएगा। ये बात सुन सभी लोग चौंक जाते हैं। मंत्री आपस में बात करते हैं, उपाधि? क्या राज परिवार में शादी करने वाले लड़के को उपाधि मिल सकती है?
और राजकुमार झुककर राजा का शुक्रिया अदा करता है। मोहन प्रधानमंत्री के बंगले में पहुंच चुका है। एक दासी उससे कहती है, मालिक इस समय अपने दफ्तर में है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको दूसरे दर्जे की मालकिन के पास ले जाऊं और उन्होंने कहा कि वो दोपहर का खाना आपके साथ खाएंगे। मोहन पूछता है, पिताजी राज दरबार नहीं गए? दासी कहती है, हाँ, आज सुबह ही मालिक ने राजमहल में संदेश पहुंचा दिया था कि वो बीमार हैं और आज राज दरबार में हाजिरी नहीं दे सकते। मोहन मन में कहता है, आज जब जिंग शाओ राज दरबार वापस लौटा है, अच्छा समय है उसे इनाम देने का। पर पिताजी बीमारी का बहाना बना घर पर रुक गए। क्या इसके पीछे का कारण चौथे राजकुमार की मंशा है? दासी दरवाजे के सामने रुक जाती है और कहती है, मालकिन आजकल थोड़ी बीमार हैं, पर कोई भी गंभीर बात नहीं, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। मोहन हैरानी से पूछता है, मेरी माँ बीमार है? मोहन माँ चिल्लाते हुए दरवाजा खोलता है और उसकी माँ मुस्कुराकर उससे कहती है, हान जियांग, तुम वापस आ गए, इधर आओ, मुझे तुम्हें अच्छे से देखना है। मोहन की माँ हमेशा की तरह कढ़ाई कर रही थी। मोहन उसके पास बैठ कहता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? आपने वैद्य को दिखाया? मोहन की माँ कहती है, मैंने दिखाया पर कुछ भी खास बात नहीं। मोहन हैरानी से कहता है, माँ क्या हुआ है, मुझे सच सच बताइए, वरना मैं अभी जाकर वैद्य को लेकर आता हूँ। मोहन उठकर चलने वाला होता है कि उसकी माँ उसे हाथ से पकड़ रोकते हुए कहती है, अरे तुमने ये चेंगवांग से अंदाजे लगाने क्यों सीख लिए हैं? हवा चलने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बारिश होगी। मैंने अभी तक शाही वैद्य जी को नहीं दिखाया, पर शायद मुझे पता है कि क्या कारण है। ये कहते हुए मोहन की माँ मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रख देती है और मोहन कहता है, आपको कैसे पता? और अचानक से मोहन के दिमाग की बत्ती जलती है। माँ, क्या मैं बड़ा भाई बनने वाला हूँ? मोहन के चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो और उसकी माँ बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और उसकी माँ कहती है, लग तो ऐसा ही रहा है, पर मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकती, और तुम भी इस बात का किसी से जिक्र मत करना, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। मोहन कहता है, पर माँ ये तो खुशखबरी है, आपने अभी तक शाही वैद्य को क्यों नहीं बुलाया? तो उसकी माँ कहती है, 12वें लूनर महीने की 17 तारीख को घर का उत्तराधिकारी यंग वेंग और हुआ फेंग के साथ बाहर शराब पीने गया था और किसी ने उन सबको नदी में धक्का दे दिया। अभी वो गंभीर रूप से बीमार है। इस समय ऐसी बात करना उचित नहीं। मोहन विचार करते हुए कहता है, ये तो 27वां दिन अनंत सर्दी का होता है, साल का सबसे ज्यादा ठंडा दिन। वो लोग नदी में कैसे गिर गए? अगर आपको मोहन के सवाल का जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताकर उसकी मदद करें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।